हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। पहले तो बात करते हैं आणविक वेग। ठीक है, ये टॉपिक को पढ़ने से पहले ये टॉपिक अपन क्यों पढ़ते हैं और क्या कहाँ पे इसका यूज़ होता है, पहले ये बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं आणविक वेग पे। आणविक वेग का मतलब किसी अणु का वेग। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, 100, 50, 60 नहीं हो के 1000 लाख नहीं भी हो के करोड़ और करोड़ों के करोड़ों, मतलब करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करो, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अब जो वेलोसिटी होगी, जो मोशन होगा, उसका डिस्कशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आणविक वेगों का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई पात्र है मतलब कोई आपके पास एक पानी का ग्लास है, उसमें आपसे ये पूछा जाए कि हवा के कितने पार्टिकल है, तो कितने होंगे? अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लाखों करोड़ों, करोड़ों के भी करोड़ों आ गए ना। अब पहली बात। दूसरी बात, सर अब इनमें से किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई तो वह दूसरे से टक्कर करेगा, टक्कर करके उसकी वेलोसिटी चेंज, तो मतलब बहुत एक डिफ़िकल्टी क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। तब मैक्सवेल ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो आणविक वेग है ना, पहले तो उसने एक नियम दिया, नियम देने के बाद कुछ अपनी क्या की परिकल्पनाएं की, वो अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कोई भी जैसे हवा है, हवा का आणविक वेग वगैरह अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ये बंटन क्या होता है। बंटन इन सेंस कि अपन छोटी कक्षाओं में थे तो समेशन वगैरह पढ़ते थे ना, तो बंटन का एक सिंपल मीन बोलूँ तो हो गया एक एवरेज, कि भाई बंटन लगा दो, उसको बांध दो, एक एवरेज बना दो उसका, है ना। तो अभी लाखों करोड़ों है, तो लाखों करोड़ों तो अब सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो अपन एवरेज ले लेते हैं कि भाई 100 की स्पीड कितनों की है, 500 की स्पीड कितनों की है, तो v प्लस vx एक एवरेज आ गया ना। तो अब ये अप्लाई हो जाता है क्या, एज ए बंटन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का लॉ, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, अर्थात वेग को वितरित कर देंगे हम कि ये इतने पार्टिकल है, वो ये वेलोसिटी रख रहे हैं, और इतने पार्टिकल है वो ये वेलोसिटी रख रहे हैं। पर उसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले मैक्सवेल का क्या पढ़ना पड़ेगा, नियम पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सवेल का नियम क्या कहता है, पहले यह समझिए। मैक्सवेल का नियम लागू होता है किसके लिए, एट टेम्परेचर T, वो भी कौन सा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो ब्रैकेट में है, कांस्टेंट, अर्थात किसी नियत ताप, T फिक्स होना चाहिए, T नहीं बदलना चाहिए। T इन सेंस टेम्परेचर, किसका, आप ग्लास में जो हवा ले रहे हो ना, उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलना, कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। तब आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T पर जो अणु होंगे, बहुत सारे लाखों करोड़ों जो अणु होंगे, उनकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होगी तो एवरेज निकलता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर मीन ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, VRMS। क्या बन जाता है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहली बात। दूसरी बात कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी क्या रहती है, नियत, अर्थात वह नहीं बदलती। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, इसको परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि किसी नियत ताप T पर, देखो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा पूरा ऐसे ही, कि किसी नियत ताप T पर किसी हवा, ठीक है, तो किसी मतलब पदार्थ का जो VRMS है, अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो क्या रहती है, नियत, अर्थात आणविक वेगों का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, T, अर्थात VRMS क्या रहेगा, फिक्स। दैट मीन्स कि VRMS नहीं बदलेगा, अर्थात VRMS क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो क्या हो गया, फिक्स। नियत ताप T पर आणविक वेगों का वर्ग माध्य मूलमान है, वो कभी नहीं बदलता, पहली बात। सेकेंड थिंग इज दैट कि वेलोसिटी, अब देखना शानदार चीज़ आएगी। मैक्सवेल ने कहा कि यदि आपने एक परास ले ली वेलोसिटी की, v से v प्लस dvx, सेकेंड वन ले ली आपने v से v प्लस dvy, हालांकि v से v प्लस dvz भी ले सकते हो, है ना, बोर्ड पे जगह नहीं है तो अपन एक बार 2D कंसिडर कर लेते हैं ना। तो ये कहता है कि यदि आप परास क्या ले रहे हो, v से v प्लस dvx dvy, तो परास क्या होगी, dx dy। अब यदि यही परास, जैसे मान लीजिए कि पानी का एक ग्लास है ना, आपने v से v प्लस dv परास यहाँ से यहाँ तक लगाई,
अब यही परास आपने क्या लगा दी पानी के ग्लास के मतलब इस जगह पे, है ना। इसके लिए फिर क्या होगा, स्थिति बदल जाएगी, है ना। तो इस परास में अणुओं की संख्या और इस परास में अणुओं की संख्या, यदि वेग की परास dx dy dx और dy, ये सॉरी dvx होगा यहाँ पे, dvx और dvy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर लीजिए ना dvx, ये हो जाएगा dvy। इसी प्रकार से यदि आप परास क्या ले रहे हो, सेम ले रहे हो, है ना, तो ये हो गया y, ये v और ये भी v। तो सेम परास में अणुओं की संख्या ब्रैकेट में लिखा है dn, नहीं बदलती, अर्थात नियत परास के लिए अणुओं की संख्या का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नियत परास मतलब 500 से 550। अब अपन ये देखें कि इतने कितने मॉलिक्यूल है जो 500 से 550 तक, 500 से 550 अर्थात 50 एवरेज हो गया ना, तो 50 एवरेज स्पीड बदलने वाले पार्टिकल्स कितने हैं, तो उनकी संख्या क्या रहेगी, फिक्स, अर्थात वो क्या हो जाएंगे, नियत। इसका मतलब नियत परास वाले अणुओं में संख्या का मान भी क्या रहता है, नियत रहता है। तो दो चीज़ें कौन कौन सी नियत हुई, पहला तो नियत हुआ VRMS और दूसरा नियत हुआ कौन सा, दूसरा नियत हुआ हमारे पास संख्या, ना कि वेलोसिटी। ब्रैकेट में dn लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी, dn वाली, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू तो आप 12th में पढ़ के आए हो अच्छे से, है ना, तो आपको पता है, ठीक है। अब ये अपन मान के चल रहे हैं कि आपको VRMS क्लियर है, ठीक है, और dn मतलब कणों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। आगे चलिए, अब मैक्सवेल ने अपना नियम तो दे दिया, मैक्सवेल ने नियम देके ये बता दिया कि हाँ कि VRMS और dn क्या हो गए, फिक्स। अब उन्होंने कहा कि ये मैं नियम तो लगाऊंगा, नियम तो ये लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कुछ क्या है, हाइपोथेसिस है, अर्थात परिकल्पनाएं हैं, ठीक है। परिकल्पनाओं का मतलब क्या है कि मैक्सवेल ने कहा कि ये नियम यदि आप मानोगे या जो मैं मेरी परिकल्पना कह रहा हूँ वो आप फॉलो करो, उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसने 6-7 क्या थी अपनी परिकल्पनाएं दी थी। पर्टिकुलर परिकल्पनाओं को अपन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परिकल्पना पे अपन बात करें तो संख्या। देखो, हालांकि आपको बुक्स में आप कोई भी उठाओगे, CBSE या HP वॉटेवर जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा करके दे रखा है। मैंने इसको एक मिनिमाइज़ कर दिया, एक समरी बना दी है। हाँ, एक्सप्लेन मैं किताब से ज़्यादा ही करूँगा, बट यहाँ पे लिखा मैंने मिनिमाइज़ करके, क्योंकि बोर्ड फिर पूरा भर जाता है ना। देखिए, ये स्टार्ट करते हैं अपन संख्या। संख्या मतलब पहले ही स्टार्ट की थी सर आपने कि भाई मान लीजिए सिंपल सी बात है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी अणुओं की संख्या होती है। शायद आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि भाई एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितना हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में भी शायद अणुओं की संख्या होती है 10 की घात लगभग 24 के बराबर, 24 या इसके आसपास, है ना। तो बताओ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो बताओ क्या ग्लास 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है? नहीं, ग्लास तो बहुत बड़ा हो सकता है। ग्लास तो सर आपने एग्जाम्पल लिया था, क्या रूम में हवा नहीं होती, होती है ना सर, तो रूम कितना बड़ा हो गया, रूम तो एग्जाम्पल लिया है। सर क्या हॉल में हवा नहीं होती, हॉल कितना बड़ा हो गया, हॉल तो एग्जाम्पल लिया है। क्या एक कॉलेज में हवा नहीं होती, कॉलेज कितनी बड़ी हो गई, ना। तो पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको एक बार इसको नंबर नहीं दे सकते, समझ पा रहे हो, इसको कोई फिक्स वैल्यू से आप बांध नहीं सकते कि ये इतना ही होगा। तो कणों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अपन क्या मानेंगे, जो अणुओं की संख्या रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। वृहत मतलब विशाल, पहला परिकल्पना क्लियर हुई। दूसरी सतत गति। सतत गति का मतलब होता है कि जो पार्टिकल मोशन करेंगे ना वो कंटिन्यूअस करेंगे। सतत मतलब लगातार, और लगातार मतलब अनवरत, और अनवरत मतलब नहीं रुकने वाले। अर्थात चाहे वो टक्कर करे, टक्कर ना करे, कुछ भी कंडीशन हो, पार्टिकल्स हमेशा किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। अर्थात कणों या अणुओं की जो गति होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। दूसरी परिकल्पना, थर्ड वन इज बल नहीं लगाते बस टक्कर को छोड़कर। दैट मीन्स ये हो गया कि इसका मतलब एक हवा का पार्टिकल इधर, एक वहाँ का पार्टिकल इधर, तो वो एक दूसरे पे मतलब कोई सा भी फोर्स नहीं लगाएंगे। हालांकि आप दुर्बल बल मान सकते हो, लेकिन ये क्या है, परिकल्पना है। किसकी है, मैक्सवेल की। तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वापस यहीं पे आ जाओ, है कि नहीं। तो इसका मतलब वो फोर्स नहीं लगाते। फोर्स मतलब ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही रिपल करेंगे, ठीक है। केवल और केवल किस कंडीशन में, टक्कर को छोड़कर। क्योंकि जब टक्कर आएंगे
तब वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल करेंगे, तभी तो वो दूर जाएंगे। वरना यदि ऐसा नहीं होता तो हवा के पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करते और चिपक जाते, ऐसा नहीं होता। ऐसा यदि होता तो हवा एक दिशा में बहकर रुक जाती, वापस कभी चलती ही नहीं। दैट मीन्स कि टक्कर को छोड़कर वो कभी भी एक दूसरे पे फोर्स से नहीं लगाएंगे। ठीक है। चौथा, बल नहीं लगाते, क्लियर हो गया। सतत गति हो गया, कणों की संख्या बहुत ज़्यादा, ये भी क्लियर होगी। अब देखिए ये चौथा, दीवारों से टक्कर क्या होती है, इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि यदि एक ऐसी टक्कर हो जिसमें ऊर्जा की हानि ना हो, प्रत्यास्थ टक्कर है। अब प्रत्यास्थ टक्कर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दीवारों से टक्कर करेंगे वो प्रत्यास्थ। इसका मतलब एक कंचा लीजिए, ये दीवार है, इसमें आप ऐसे टकराओगे तो वापस वो उसी वेलोसिटी से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोलिजन के बाद ये यदि v वेलोसिटी से आ रहा है तो ये वापस v, ये इधर टकरा के वापस उसी वेग से चला जाएगा। इसका मतलब कंटिन्यूस मोशन होता रहेगा। दैट मीन्स जो एक कोलिजन रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रत्यास्थ कोलिजन अर्थात इलास्टिक कोलिजन रहेगा। उसके बाद जब बाह्य बल का मान 0 हो तब वितरण क्या रहता है, समान। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझना। देखो ये कहता है कि जब बाह्य बल 0, इसका मतलब एक ग्लास है, उसमें कोई गैस के एटम्स भरे हुए हैं, आप बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे ना, तब यह कहता है कि इस ग्लास में जो वितरण होगा किसका, भाई हवा के पार्टिकल्स का, वो समान होगा। मतलब A B C D E F, तो मतलब ये जितने भी बॉक्स है ना उन सब में कणों की संख्या क्या रहेगी, समान। देखो यही तो बोला है ना कि जब F एक्सटर्नल 0 तब वितरण समान। वितरण मतलब इस ग्लास के संपूर्ण वॉल्यूम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम। और ऐसा होता भी तो है ना। एक एग्जाम्पल से अपन समझे तो अपन क्या समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक हॉल है, क्लासरूम में चेयर रहती है, सारी चेयर बराबर ही तो रहती है। कहीं पर भी मान लो जैसे आप घर पे बैठे हो, ऐसे थोड़ी है कि रूम में उस कोने में हवा ज़्यादा है, उस कोने में कम है। जब F एक्सटर्नल 0 अर्थात उसमें कोई फैन वगैरह कुछ भी नहीं चले, तब उस कंडीशन में कणों की संख्या हर जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा, दिशाएं समान रूप से क्या होती है, प्रसंभावी। दिशाएं समान रूप से प्रसंभावी होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है ना, जो मोशन करेंगे वो तो तीनों दिशाओं में मोशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि पार्टिकल इसी दिशा में क्या करेगा, मोशन करेगा कि x, y और z। तो यह कहता है कि जितने भी पार्टिकल है वो समान रूप से प्रत्येक दिशा में क्या होंगे, जाएंगे। इसका मतलब दिशाएं समान रूप से क्या होती है, प्रसंभावी। ऐसे नहीं है कि x में जाता हुआ पार्टिकल नाराज़ हो गया, नहीं अब मैं तो y में नहीं जाऊंगा, वो मुझसे बात ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि सारे पार्टिकल्स हर दिशा में समान रूप से जाएंगे। तो दिशाएं जैसे dx, dy, dz लगा सकते हो, दिशाएं तो लगाई ना आपने, डायरेक्शन ही तो दिया ना। दैट मीन्स वो डायरेक्शन समान रूप से क्या होगी, प्रसंभावी। ऐसे नहीं है y में ज़्यादा कण चले गए, z में कम, x में गए नहीं, ऐसा नहीं है। तो यदि x की तरफ 5 पार्टिकल गए हैं तो y की तरफ भी 5 और z की तरफ भी 5, तो तीनों दिशाओं में समान रूप से पार्टिकल गए हैं। उसके बाद अपन बात करें साम्य अवस्था में किसी निर्दिष्ट पराश्र अर्थात चालों में अणुओं की संख्या नियत। अरे यही तो था सर, अणुओं की संख्या नियत। साम्य अवस्था मतलब टेम्परेचर नहीं बदलता। पहली बात, साम्य अवस्था में किसी निर्दिष्ट पराश्र अर्थात V से V प्लस dV, V से V प्लस dVx, Vx से Vx प्लस dVx, Vy से Vy प्लस dVy। तो मतलब एक रेंज फिक्स कर लिया ना आपने, dVx, dVy, dVz। तो इन सब रीजन में जो आपके पास कणों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसके कुछ जो परिकल्पनाएं उसने बनाई थी। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।